ए बाबू शांत हो जाओ। शांत हो जाइए सब। चलो वह लाइव करो। शांत हो जाइए। कहाँ तक हुआ था? अच्छा, ये नया चैप्टर है। पहला दूसरा हो न गया जी। याद हो गया सारा क्वेश्चन। अब मौका नहीं है रिपीट करने का। इकोनॉमी में 3 हो गया है, फिजिक्स में 2 हो गया है। इकोनॉमी के तीनों चैप्टर और फिजिक्स के दोनों चैप्टर जिनको याद है वो तो रेस में बने हुए हैं। और जिनको याद नहीं है समझ जाइए वो रेस से बाहर है। कोई मौका नहीं है दोस्तों। चलिए, कुछ लोग कह रहे ऑनलाइन वाले पर ध्यान दीजिए। ऑनलाइन पर पूरा ध्यान है। यही है कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि ध्यान किधर है। तो सब पर ध्यान है। आप ये भी देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न का जितना डिस्कशन हो सके उतनी बातों को लेकर हम आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी तक इस क्लास में हमने बायोलॉजी सॉरी इकोनॉमिक्स के 3 और फिजिक्स के 2 चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं। ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है। नोट आप लोग के पास होगा और लगभग फिजिक्स के सभी नोट दे ही दिए हैं। सिर्फ 3 चैप्टर नहीं दिए हैं। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर नहीं दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर नहीं दिए हैं और हीट वाला चैप्टर नहीं दिए। 3 चैप्टर फिजिक्स में कुछ बचा हुआ था प्रश्नों का संकलन करना, तो उस पर काम चल रहा है और एक सप्ताह में वो भी काम हो जाएगा। बाकी सारा चैप्टर अप टू डेट नए प्रश्न के साथ आप लोगों को मिल गया है। टेलीग्राम पर भी वो डाल दिए हैं। अब आइए, और दोस्तों प्रश्न जो है वो आप देख रहे हैं कि सब कैटेगरी के प्रश्न है। बहुत प्रश्न आपको हल्के लगेंगे, बहुत प्रश्न आपको मॉडरेट टाइप के लगेंगे और कुछ प्रश्न कठिन है। तो हम सब कुछ लेकर चल रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट है इस पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। शुरू दिन से यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या सिलेबस है, और हम आपको इंपॉर्टेंट नहीं करा रहे हैं, हम आपको पूरा सिलेबस करा रहे हैं। और पूरा सिलेबस करके रहिएगा तब ही आप अंतिम रूप से चयन में भागीदार बन पाएंगे दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं दिनों दिन कटअप ऊपर ही जा रहा है। इस बार का भी कटअप पिछले बार से ऊपर ही रहेगा। इस बात को आप मान कर चलिए। तो तैयारी 100 में 80 का 70 का नहीं हो रहा है, तैयारी 100 में 100 का हो रहा है। ये पहला प्रश्न और ये चैप्टर है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है, कैसे है, इन सब बातों का हमें पता चलेगा जब हम एक एक प्रश्न का डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न, प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल के अस्तित्व का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो प्रकृति में कोई भी 2 वस्तुओं के बीच, प्रकृति में कोई भी 2 वस्तु है उनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। कैसा बल? आकर्षण बल कार्य करता है। इस ब्रह्मांड में
इस प्रकृति में कोई भी दो वस्तु है, चाहे वो सजीव हो कि निर्जीव हो, कोई भी दो वस्तु है तो उनके बीच एक आकर्षण बल काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, आकर्षण होता है। और इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया, न्यूटन ने लगाया। प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल की मौजूदगी है, इसका पता सर्वप्रथम सर आइजक न्यूटन ने लगाया था। गुरुत्वाकर्षण बल के अस्तित्व का पता सर आइजक न्यूटन ने लगाया था। सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, आकर्षण बल है। प्रकृति में कई ऐसे बल हैं जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों है। जैसे विद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल में आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है। चुंबकीय बल में आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसमें केवल और केवल क्या है, इस ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया, न्यूटन ने। कैसे पता लगाया वो भी बात आप जान लीजिए, आगे आप जान ही भी करिएगा। न्यूटन से बहुत पहले एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिसका नाम था क्या, केपलर। केपलर ने ग्रह के गति नियम प्रतिपादित किए थे। क्या किए थे, ग्रह के गति नियम न्यूटन से कई वर्ष पूर्व किसने प्रतिपादित किया था, केपलर ने। लेकिन केपलर ने ग्रह गति नियम जो दिए थे वो उनकी व्याख्या नहीं किए थे। जो भी उन्होंने इस नियम में बताए थे उसकी सटीक व्याख्या नहीं किए थे। केपलर के ग्रह गति नियम की ही व्याख्या करने का प्रयास किनके द्वारा किया गया, और उसी क्रम में उन्होंने किसका खोज कर लिया, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के अस्तित्व का पता उस समय लगाया जिस समय वे केपलर के ग्रह के गति नियमों की व्याख्या करने की कोशिश कर रहे थे। और एक बात और है कि जब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की तो उन्हें साबित करने के लिए उन्हें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ा, और उनके कैलकुलेशन से गणित के भी एक शाखा का विकास हुआ जिसको कैलकुलस कहते हैं। गणित की शाखा कैलकुलस यानी कलन का भी स्थापना किसने की थी, और न्यूटन ने कैलकुलस का भी इस्तेमाल, उसका प्रयोग जो किया था वो किस नियमों को सही साबित करने के लिए। क्लियर, पूरी बात समझ गए ना। सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किस आधार पर की, जब वे केपलर के ग्रह गति नियमों की व्याख्या कर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण को सही साबित करने के लिए न्यूटन ने मैथ की भी एक, गणित के भी एक शाखा का विकास किया जिसका नाम क्या है, कैलकुलस, कलन है। आगे बढ़ जाए, अब बताइए इस प्रश्न में कोई दिक्कत है क्या। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक, सार्वत्रिक का मतलब सर्वत्र, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम सर आइजक न्यूटन ने दिए हैं वो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह लागू होता है। ऐसा कहीं ब्रह्मांड में जगह ही नहीं है जहां वो लागू ना हो। इसीलिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। सार्वत्रिक का अंग्रेजी मतलब यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियम केवल पृथ्वी ग्रह के लिए सही नहीं है बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए यह सही है। और इसलिए गुरुत्वाकर्षण के नियम को क्या कहा जाता है,
और ये नियम किसने दिया, और ये नियम क्या क्या है आपको तुरंत पता चल जाएगा। दो प्रश्न क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े। अब बहुत आसान प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बल हमारे सौर मंडल की रचना को बनाए रखता है? तो वो कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल केवल सौर मंडल की रचना को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि समस्त ब्रह्मांड की रचना करने में जिस बल का मुख्य योगदान है वो कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य अन्य बड़े आकाश गंगाओं की परिक्रमा करते। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौर मंडल का जो संरचना है वो नियत बनी हुई है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण केवल सौर मंडल की रचना नियत नहीं बनी है, बल्कि समस्त ब्रह्मांड जो है वह किन बल के सिद्धांतों के अनुरूप अपने संरचना को बनाए हुआ है। अगर यहां पर दे देता कि निम्नलिखित में कौन बल हमारे ब्रह्मांड की रचना को बनाए रखता है, तो भी उत्तर हमारा क्या होता? गुरुत्वाकर्षण बल। अब विद्युत स्थैतिक बल ये आवेश से संबंधित बल है, इसका संबंध ब्रह्मांड की रचना बनाने से नहीं है। क्लियर हो गया? समझ गए ना? सौर मंडल की रचना को स्थिर रखने वाला बल, ब्रह्मांड की रचना को नियत बनाए रखने वाला बल। नेक्स्ट, अब दो पिंड जिसका द्रव्यमान m1 तथा m2 है तथा उनके बीच की दूरी r है, दोनों पिंड के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अब आइए, ये तो आप जानते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सर आइजक न्यूटन ने दिया, और गुरुत्वाकर्षण के नियम के अंतर्गत कुल कितने नियम हैं? दो नियम। मान लीजिए ब्रह्मांड की एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है, एक दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है, और इनके बीच की दूरी r है। इनके बीच की दूरी r है। मान लीजिए कोई दो वस्तु है जिसमें एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, उनके बीच की दूरी r है। तो न्यूटन का कहना है कि इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते। यानी वस्तुओं का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। हमारे आपके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन वो इतना कम है कि हमें आभास भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम आपका द्रव्यमान बहुत कम है। लेकिन वही बात अगर पृथ्वी सूर्य के बीच के गुरुत्वाकर्षण की करिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत प्रबल है, बहुत मजबूत है। क्यों? तो दोनों का द्रव्यमान बहुत है। वस्तुओं का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा।
गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब दूरी जितनी अधिक होगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही क्या होगा। और इन दोनों नियमों को जब एक साथ मिलाइएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाएगा समानुपाती m1 m2 बटे। और आप जानते हैं कि समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए यहां पर कांस्टेंट लगता है क्या जी, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जी m1 m2 बटे, जहां m1 m2 वस्तुओं का द्रव्यमान है, r उनके बीच की दूरी है और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, g ग्रेविटेशनल। तो दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर g m1 m2 बटे m1 m2 बटे। एनी प्रॉब्लम? तो गुरुत्वाकर्षण के कितने नियम प्रतिपादित किए जी? क्या होगा इसका उत्तर? क्या होगा? बी होगा। m1 m2 उनके बीच की दूरी r है, तो दोनों पिंड के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर। क्लियर? चौथा प्रश्न क्लियर दोस्तों? चौथा प्रश्न याद हो गया? गुरुत्वाकर्षण के कितने नियम दिए गए हैं? कितने नियम? नेक्स्ट। अब देखिए ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। दो पिंड जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है? m है। एक दूसरे निकाय में दो पिंड जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान 2m है, एक दूसरे से r/2 दूरी पर रखें। यदि प्रथम निकाय में पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो दूसरे निकाय में पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? इसमें एक चीज छूट रहा है। दो पिंड जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है, लेकिन उसके बीच का दूरी नहीं दिया हुआ है। एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा दूरी में कोई मिस्टेक है क्या, क्योंकि सवाल तो इतना पर बनेगा नहीं। ग्रेविटेशन, ओके। हाँ, इसमें एक लाइन जो है ना छूट गया है। दो पिंड जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए। m है, एक चीज छूट गया है। m है, यहां पर कुछ लाइन, दो पिंड जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान है m है, जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। उसके बाद ये लाइन शुरू होता है। तो थोड़ा सवाल को आप लोग सवाल में थोड़ा छूट गया है, अब आप सवाल को बना सकेंगे। दो पिंड जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है, जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, पूर्ण विराम। उसके बाद एक दूसरे निकाय में दो पिंड जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 2m है, एक दूसरे से r दूरी पर r/2 दूरी पर रखे गए। यदि प्रथम निकाय में पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो दूसरे निकाय में पिंड के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा?
पहले सवाल में जो अंश छूट गया था वो आपने लिख लिए। सवाल क्या है आप पढ़ लिए। दो पिंड जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। उसके बाद एक दूसरे निकाय में दो पिंड जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान 2m है, एक दूसरे से r/2 दूरी पर रखे गए। यदि प्रथम निकाय में पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F है तो दूसरे निकाय में क्या होगा। आइए इसको हम बनाते। पहला जो निकाय है उसमें दोनों वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, और उनके बीच का दूरी कितना है, r। तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F बराबर G m स्क्वायर न हो जाएगा। द्रव्यमान का गुणनफल m/m/r स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब दूसरा निकाय में दोनों वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 2m, और इनके बीच की दूरी कितना है, r/। तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G 2m इंटू 2m अब बट r/2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। क्लियर। अब देख लीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4g m स्क्वायर बटे r स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, तो 4 ऊपर न जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 16g m स्क्वायर बटे r स्क्वायर। तो अब देखिए ये हो गया g m स्क्वायर बटे g m स्क्वायर बटे r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा f। अगर g m स्क्वायर बटे r स्क्वायर बराबर f है तो 16g m स्क्वायर बटे r स्क्वायर बराबर 16f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना बराबर f, तो इतना बराबर जी m स्क्वायर बटे r स्क्वायर का वैल्यू कितना है f, गुना आगे क्या है, तो इसका टोटल मान कितना हो जाएगा। तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण अगर F है तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण 16F होगा। आंसर क्या होगा, क्या होगा जी, डी होगा। कोई दिक्कत, दिक्कत जी। देखिए सवाल फिर से एक बार। दो वस्तु है, दोनों का द्रव्यमान कितना है, इनके बीच का दूरी कितना है, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा जी m इंटू m बटे r स्क्वायर, यानी जी m स्क्वायर बटे, और कह रहा है कि यदि प्रथम निकाय में पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, तो F बराबर इतना मान लिया गया है। अब कह रहा है कि दूसरा निकाय में दो वस्तु का द्रव्यमान कितना है जी, 2m है। दो वस्तु का द्रव्यमान कितना है और इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा जी 2m इंटू 2m अब बटे r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा जी 2 दूनी 4 m स्क्वायर बटे r, नीचे में 2 दूनी, तो नीचे वाला 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 16 gm स्क्वायर बटे r। तो अगर ये f है तो ये 16f होगा कि नहीं। तो अगर प्रथम निकाय में गुरुत्वाकर्षण बल F है जो जीएम स्क्वायर बटा आर स्क्वायर निकला, तो दूसरा निकाय का गुरुत्वाकर्षण बल 16F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझिए सवाल को। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16F। चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइए 5 नंबर के सवाल में कोई दिक्कत नहीं।
ऑनलाइन वाले दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सब कुछ मिलेगा, ऐसा थोड़े कि पीडीएफ छुपा के रखेंगे। जो पहली बार पढ़ रहा है वो खाली ऑब्जेक्टिव से रिवीजन कैसे करेगा? पहली बार पढ़ रहा मतलब 3 महीनों में दरोगा बनना है तो पहली बार में ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा बाबू, नहीं तो कोई चारा नहीं है। अब समय है कि सब कुछ डिस्कस करे पहली बार करें। आगे बढ़े, चलिए चलिए, सब लोग समझ गए। 5 नंबर, 6 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जो हम जान चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही है दो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, हम जो जान चुके। कह कि कौन सा असत्य है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यही बल हमें पृथ्वी से बांध कर रखता है। बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं, वरना अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। और अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता ना पृथ्वी पर, तो हम लोग एक बार उछलते तो डायरेक्ट अंतरिक्ष में सांस लेते। तो बिल्कुल सही है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल टिका हुआ है, हम लोग पृथ्वी से बंधे हुए। पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी को छोड़ नहीं पाता है, किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यही बल सूर्य के चारों ओर ग्रह के गति को बनाए रखता है। बिल्कुल, ये बात तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि सौर मंडल की नियत संरचना को बनाए रखने में किसका योगदान है? यह बल पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को गति कराता है। बिल्कुल सही बात है। उपग्रह ग्रह का परिक्रमा करते हैं, ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं, सूर्य अन्य आकाश गंगाओं की परिक्रमा करते हैं। किस बल के कारण? यह तारों और पृथ्वी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न कराने वाला बल है। गलत। देखिए, ज्वार भाटा उत्पन्न होने में गुरुत्वाकर्षण बल का योगदान है। ज्वार भाटा जो समुद्र में उठते हैं, उस ज्वार भाटा के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है, लेकिन ज्वार भाटा उत्पन्न करने में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों का संयुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल का योगदान है, तारे और पृथ्वी का केवल नहीं। ज्वार भाटाएं जो उत्पन्न होते हैं वो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण। क्लियर? तो ये सत्य है, ये असत्य है। तारों और पृथ्वी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न कराने वाला बल नहीं है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के संयुक्त प्रभाव से ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं।
रोज क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? क्लास तो रोजे चला, दुर्गा पूजा कल। अरे कल जो है ना, हम आए थे पढ़ाने के लिए, डरा दिया कि पुलिस पकड़ रहा है मास्टर साहब को, तो हम भाग गए। क्या करते? सही में 2-3 मास्टर अरेस्ट हो गया था झूठ मूठ के। कल ये 2 दिन बच जाते हैं फिर तो सरकारी बदल जाएगा, टेंशन कम। आ गया ये 7 नंबर पर। लेकिन सब कुछ हो जाएगा, फिर घूम फिर कर आ जाएगा। नीतीश कुमार है इस बार। गांव में भी पूरा गाली गलौज कर दिया। लास्ट में बोला क्या करेंगे, वही न देंगे, तीरे छाप पर देंगे। 7 नंबर, 7 नंबर पाइए। चंद्रमा, देखिए अभी तुरंत बताए हैं। चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? वेरी गुड दोस्तों। सब एकदम क्वेश्चन कराते कराते याद हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। जड़त्व का नियम, गति का नियम दूसरा नंबर चैप्टर में निपटा चुके हैं। आगे आते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथन पर आप लोग विचार कर लिए हैं। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा समानुपाती। अभी तुरंत बताएं जी। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के और उनके बीच के दूरी के वर्ग के, दो वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के सीधा। गलत। यह क्या होगा? केवल एक। कौन थे जी? दोनों सही है। देखिए यहां पर वित्त क्रमानुपाती के बदले समानुपाती दे दिया, गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के सीधा वित्त क्रमानुपाती होता है। ये 1/, कर दिया ना, ये वित्त क्रमानुपाती हो गया है। अब देखिए इसको हम 2 तरह से पढ़ेंगे। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी एफ 1/r² के सीधा समानुपाती है। लेकिन एफ r² के वित्त क्रमानुपाती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो सीधा समानुपाती तब सही होता जब लिखते 1/r²। अगर 1/, नहीं बोलेंगे तो हमें वित्त क्रमानुपाती बोलना पड़ेगा। ये जो लाइन है इसको 2 तरह से बोल सकते हैं आप। एफ 1/r² के समानुपाती होते हैं या एफ r² के वित्त क्रमानुपाती। क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। सही है केवल एक। नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच के दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आपको सवाल भूले ना कभी। मान लीजिए 2 वस्तु, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, बीच की दूरी। तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 बटे। अब कह रहा है कि दूरी को क्या कर दिया जाए। तो अगर दूरी को दुगुना करेंगे तो m1 m2 के बीच का दूरी दुगुना होकर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। अब इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 बटे 2r। 2r का क्या होगा? s², यानी G m1 m2 बटे 2 दूनी 4 गुना r²। तो आप देखिए
कि 2 से गुना कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल घट गया। क्या हो गया? घट गया। घट गया जी। अब ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटू Gm1m2 तो पहले का गुरुत्वाकर्षण दूरी बढ़ने से पहले का 1/4 हो गया, यानी 4 के गुणन में क्या होगा? घटेगा। 4 के गुणन में घटेगा, मतलब पहले का 1/4 हो जाएगा। पहले का 1/4 हो जाएगा, अर्थात 4 के गुणन में घटेगा, जो भी आप कह लीजिए। अगर वस्तुओं के बीच के दूरी को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल पहले का 1/4 हो जाएगा, अथवा 4 के गुणन में घटेगा, अथवा 4 के गुणन में घटेगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 10 नंबर। गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम का अंतर है। इसीलिए गुरुत्वीय बल को आप गुरुत्वाकर्षण बल समझिए और इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। नहीं बना जी? बन गया। गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन या विश्व के सभी वस्तुओं पर लगता? बिल्कुल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के अस्तित्व का कारण क्या है? द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण बल जो उत्पन्न होता है, ओरिजिन होता है किसके कारण? द्रव्यमान। स्वाभाविक है कि ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है उसमें द्रव्यमान है ही, द्रव्यमान है ही तो उन पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही। पहला कथन सही है। ये खगोलीय पिंडों के बीच एक प्रभावी बल है। खगोलीय पिंड यानी आकाशीय पिंड, सूर्य तारा की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात। यह ब्रह्मांड के सभी पिंडों के युग्मों के लिए एक समान होता है। ब्रह्मांड के सभी पिंडों के युग्मों के लिए एक समान होता है। बिल्कुल नहीं। ये कथन क्या है? असत्य। ब्रह्मांड के सभी पिंडों के युग्मों के लिए ये एक समान, ये निर्भर करता है द्रव्यमान पर और उनके बीच की। जितना बड़ा आकाशीय पिंड होगा उनके बीच गुरुत्वाकर्षण उतना अधिक होगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच जितना गुरुत्वाकर्षण है उतना ही गुरुत्वाकर्षण सूर्य और बृहस्पति के बीच है? बिल्कुल नहीं है। सारे खगोलीय पिंडों के लिए, युग्मों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। इसका मान द्रव्यमान और उनके बीच के दूरी पर निर्भर करता। सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और मंगल ग्रह के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर नहीं होगा, उसमें अंतर होगा। क्यों? तो द्रव्यमान में भिन्नता के कारण, दूरी के भिन्नता के कारण। परमाणुओं के मध्य यह बल नगण्य है। बिल्कुल, क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान अत्यंत कम होता है। और जब परमाणु का द्रव्यमान अत्यंत कम है तो निश्चित तौर पर उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? नगण्य होगा, न के बराबर होगा दोस्तों। तो ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन सी नंबर का सही नहीं है। यह ब्रह्मांड के सभी पिंडों के युग्मों के लिए एक समान नहीं होता है, यह भिन्न भिन्न होता है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन बनना चाहिए। बन गया है? क्या बात।
बहुत लोग करे कि हमने नोट खरीदा फिजिक्स का, उसमें क्वेश्चन अलग है। अरे भाई, फिजिक्स का नोट खरीदा तो दरोगा वाला खरीदा कि नहीं खरीदा? दरोगा वाला नोट अलग कर दिए हैं। अब ये मत सोचिएगा कि रेलवे के लिए अलग से फिजिक्स पढ़ना होगा। सब फिजिक्स एक बार में समाप्त। 11 नंबर, यदि चंद्रमा, अब आइए आप लोग बना लिए तो अच्छी बात है। यदि चंद्रमा को पृथ्वी के निकट इस प्रकार लाया जाए कि इनके बीच दूरी घटकर पहले का आधा हो जाए, तब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा घटकर पहले का आधा। ये चेक कर लेते। हम मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है और चंद्रमा का द्रव्यमान m2 है और इनके बीच की दूरी r। कोई दिक्कत? हमने माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m1 है, चंद्रमा का द्रव्यमान m2 है, उनके बीच की दूरी r है। कोई दिक्कत है? अब इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब कह रहा है कि दूरी घटकर पहले का क्या कर दिया जाए? अगर दूरी घटकर पहले का आधा कर देंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमने कितना माना और चंद्रमा का द्रव्यमान हमने कितना माना। अब हमने दूरी घटाकर पहले का कर दिया आधा। पहले का क्या कर दिया? अब इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल G m1 m2 बट r/2 का क्या हो जाएगा? दूरी r से r2 हो गया तो r/2 का होल स्क्वायर, तो G m1 m2 बटे r स्क्वायर बटे 4, तो 4 ऊपर जाएगा। अब देखिए कि अगर दूरी आधा करे तो गुरुत्वाकर्षण बल पहले का कितना गुना हो जाएगा? नीचे r/2 का 2 दूनी 4 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा ना मैथमेटिक्स रूल के अनुसार। तो गुरुत्वाकर्षण बल पहले का कितना गुना, यानी बढ़कर पहले का 4 गुना हो जाएगा, बढ़कर पहले का 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए दो तरह का प्रश्न किए हैं, एक में दूरी दुगुना हुआ। दूरी दुगुना होने से गुरुत्वाकर्षण बल पहले का 1/4 और दूरी आधा होने से गुरुत्वाकर्षण बल पहले का, दूरी दुगुना होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल चौथाई यानी 1/4 गुना हो जाएगा। दूरी आधा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया है? अब बाकी आप देख ही लिए कि कितना आसानी से हम इसको बना डाले हैं। आगे बढ़े। विकल्पों के इस तथ्य को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से समझाया नहीं जा सकता। एक बार आप भी विकल्पों पर ध्यान दे दीजिए। दे दिए हैं। बल जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति, ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रह के चारों ओर सूर्य घूम रहा है जी। ये बातें उठ पटांग है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? ज्वार भाटा के कारण तो हम समझे दोस्तों, ग्रह के चारों ओर सूर्य घूमते ही नहीं है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ग्रह के चारों ओर सूर्य नहीं घूमते हैं। जब ये बात ही गलत है तो इसका मतलब गलत बात को समझाया नहीं जा सकता है। उत्तर हमारा क्या होगा? अब बाकी को तो हम लोग समझा चुके हैं, 1 नंबर समझा चुके हैं, 2 नंबर समझा चुके हैं और डी नंबर तो लिखकर समझा चुके हैं। आगे न है? आगे बढ़े। अब इसमें दिक्कत होगा। हैंडी कमेंडिस
क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। जानते हैं न्यूटन तो सिर्फ इतना ही कहा था गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल के और उनके बीच के दूरी के वर्ग के, बस इतने तक न्यूटन। इतने में न्यूटन जो है फिजिक्स का पिता बन के घूम रहे थे। क्या हुआ? फिजिक्स के पिता, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि सर आइजक न्यूटन ही होंगे दोस्तों। हाँ, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज की। तो जी है क्या? तो जब आप न्यूटन के इन दोनों नियम को मिला दीजिएगा तो m1 m2 बटे आर स्क्वायर है। अब किसी भी समानुपातिक राशि को बराबर करनी है तो हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, और यहां पर जो कांस्टेंट लगाया जाता है उसको लिखते हैं जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट जी की खोज सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन गैस का खोज हेनरी कैवेंडिश। सेफ्टी लैंप का खोज, सेफ्टी लैंप का खोज कैवेंडिश बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वो इतना चीज का खोज किए थे कि अंत में उसको भूल गए थे कि हमने किन किन का खोज किए हैं। पोटेशियम धातु का भी पहली बार खोज किसने किया? हाँ, कोयला के खदानों में जब टॉर्च का खोज नहीं हुआ था तो कोयला के खदानों में सेफ्टी लैंप का इस्तेमाल किया जाता था। उस सेफ्टी लैंप के भी खोजकर्ता कौन थे? हेनरी कैवेंडिश थे। हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता, फंसाने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड के खोजकर्ता। इतने चीज को खोजा था ना कि वो भूल गए थे कि भाई किन किन चीजों को खोजा, भूल गए थे। और इतने बड़े नैतिक मूल्य वाले ये वैज्ञानिक थे कि इन्होंने जिन जिन चीजों को खोजा उसका पेटेंट अपने नाम से नहीं करवाया। हर खोज इसने मानव कल्याण को समर्पित किया। कौन? क्या बैठ? अब आप कहिएगा जब इतने चीज की खोज किए तो पिता इन्हीं को कह देते। नहीं, पिता सर आइजक न्यूटन है। क्लियर हो गया? तो जी को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। इसको सार्वत्रिक इसलिए कहते हैं कि जी का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर बदलता नहीं है। जी का एक मान है जो पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट बना रहता है। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मापन का वर्णन जून 1798 में किया था। इसको रट लीजिए दोस्तों। क्या हुआ 1798 में? अब भारत में उस समय क्या हो रहा था जी? समझिए विदेश में क्या क्या हो रहा था। हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग गुलाम नहीं होते ना। खैर छोड़िए, इतिहास पर बात हम करना चाहते नहीं अभी। हाँ, चलिए ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, इसको रटिएगा। और ये ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न। अब हेनरी कैवेंडिश ने जो जी का मान निकाला था, पूछ रहा कि उन्होंने जी का मान कितना। आज वर्तमान में जी का मान कुछ और है, लेकिन शुरुआत में 1798 में, जून 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने जो जी का मान निकाला था वो था 6.75 गुना 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ये। लेकिन वर्तमान में इस मान में थोड़ा सा बदलाव आ गया। बदलाव क्या हुआ है? तो वर्तमान मान है 6.67 गुना 10 के पावर माइनस
11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। हाँ, तो हेनरी कैवेंडिश ने जो मौन निकाला था वो था 6.75, लेकिन वर्तमान आधुनिक मौन है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? यहां 3 प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। इसको आप निकाल भी सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 बटे, यानी G बराबर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बटे m1 m2। होगा कि नहीं होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो एफ आर स्क्वायर बराबर G m1 m2, तो G बराबर एफ आर स्क्वायर बटे m1। F बल है ना जी, तो बल का मात्रक, R दूरी है ना, तो दूरी का स्क्वायर, M द्रव्यमान है ना, तो m1 m2 दोनों का केजी, तो केजी तो बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। और इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, ये लगा देंगे तो माइनस यहां लगाना नहीं पड़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे बढ़े। अब बीमीय सूत्र क्या होगा? तो हमें मात्रक पता लग गया जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो हम इससे बीमो नहीं निकालेंगे, निकालिए, याद करने की कोई जरूरी है। न्यूटन का बीमो mLt माइनस, न्यूटन बल का मात्रक और बल का बीमो mLt माइनस, मीटर स्क्वायर का बीमो केजी पर मीटर स्क्वायर का बीमो m माइनस होगा। अब गुना करिए तो m माइनस 1 L क्यूब टी माइनस, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और इस मात्रक से हम बीमो को निकाल सकते हैं। न्यूटन का बीमो mLt माइनस 2 है, न्यूटन का बीमो mLt माइनस 2 है, मीटर स्क्वायर का बीमो पर केजी स्क्वायर का बीमो m माइनस। अब गुणनफल कर दीजिए दोस्तों, आ ही जाएगा। क्लियर? गुरुत्वाकर्षण 19 नंबर प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निम्न में किस पर निर्भर करता? अभी हम चेक कर लेते हैं किस पर निर्भर करता। तो एफ बराबर जी m1 इंटू बटे आर एस, तो जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे m1। तो जी का मान किस पर निर्भर करता है? तो पहला निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल पर। जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटे, तो जी का मान निर्भर करता एफ, यानी जी का मान यानी वस्तुओं के बीच की दूरी पर। तीसरा, ये द्रव्यमान है ना, तीसरा निर्भर करते हैं वस्तुओं के, और किसी पर निर्भर करता है जी? आपके सामने है गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 बटे, इसीलिए G बराबर F r स्क्वायर बटे m1।
तो यहां पर आप देख रहे कि जी का मान केवल तीन बातों पर निर्भर करता है, एफ पर, आर स्क्वायर पर, m1 m2 पर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल पर, वस्तुओं के बीच की दूरी पर और वस्तुओं के द्रव्यमान के किस पर निर्भर करता है? वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर। प्रकृति का मतलब वस्तु किसका बना है, वस्तु किसका बना है, वस्तु ठोस है कि द्रव है, गैस है, तो इस पर निर्भर नहीं करता। वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है कि बीच का माध्यम निर्वात है कि गैस है कि हवा है, इस पर निर्भर करता है। वस्तुता पर निर्भर करता है, तीन बात पर निर्भर करता है जो आपके सामने में है, और इन तीन बात में ये कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात। क्लियर? अब आप ये जान गए कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल पर, वस्तुओं के बीच की, वस्तुओं के, और किसी बात पर निर्भर नहीं करता है। यानी जी का मान वस्तुओं के प्रकृति पर निर्भर, जी का मान वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर, जी का मान वस्तुओं के ताप पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? इनमें से नेक्स्ट, विश्व के किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो F बराबर जी m1 m2 बटे, यानी द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है, बीच की दूरी पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर करता है, लेकिन उसके माध्यम पर, उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। मान लीजिए दो वस्तु है m1 m2, अब इसके बीच का माध्यम निर्वात हो कि इसके बीच का माध्यम गैस हो कि कुछ भी हो, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर, न ही गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता कि वस्तु का टेम्परेचर क्या है, इस पर भी निर्भर नहीं करता है। तो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नेक्स्ट बनना चाहिए। हो गया? अच्छा, दूरी को हम पहले ही घटाए हैं ना जी। दूरी को घटाकर आधा किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पहले का, तो दूरी को घटाकर आधा करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल पहले का 4 गुना हो जाएगा। पहले F है तो वर्तमान में, और इस प्रश्न को हम हल किए ही हैं दोस्तों, किए हैं नो। नेक्स्ट, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड का क्या समान होता है? निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक जो गति करता है कोई भी वस्तु, किसी भी द्रव्यमान की वस्तु अगर निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है तो उसका त्वरण क्या होता है, और त्वरण किसके समान होता है? कोई 1 ग्राम की वस्तु गिरे कि 10 ग्राम की, कि 1 क्विंटल की 10 क्विंटल, कितना भी भारी हल्का वस्तु निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा तो उसका त्वरण समान होगा और वो जी के मान के बराबर। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहे पिंड का वेग बढ़ते जाता है। क्या होता है? जो जो वस्तु नीचे गिरती है उसका वेग क्या होते जाता है? वेग बढ़ते जाता है, तो चाल भी क्या होगा? अब वेग बढ़ते जाता तो गतिज ऊर्जा भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, लेकिन उसका त्वरण समान बना रहता है। और त्वरण किसके बराबर होता है? एनी प्रॉब्लम? सर्वप्रथम किसने यह निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं
समान त्वरण जी के साथ नीचे गिरकर एक ही समय जमीन पर पहुंचती है। गैलीलियो, ये गैलीलियो का कमाल था दोस्त। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण जी का मान निर्भर करता है। तो जी का मान निर्भर करेगा, ये कल बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अब रोशन सर का टाइम हो गया है, मेरा टाइम कहीं और पर फिक्स है दोस्तों। अरे बाबू अगला क्लास में ठीक, गजब है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के क्लास में। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? और इस बार नहीं तो कभी नहीं। बैच खत्म, जीएस खत्म, समझ रहे ना? हाँ, अब कोई बहुत कर रहा है कि ये पढ़े, वो कुछ नहीं पढ़ना है, ओनली क्वेश्चन करना है। पढ़ना है तो लुसेंट पढ़ना, उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना। ए बाबू एक क्वेश्चन आया है, जिसका भी क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा बी। बी फॉर गेंद।